नमस्कार मित्रों। तो प्रस्तुत है आपके समक्ष नीरजा कहानी का आगे का भाग। अच्छा आदित्य, सच कहो, उसे तुम नहीं चाहते थे? चाहता था अवश्य। जड़ पदार्थ थोड़े ही हूँ जो उसे न चाहूँगा। मौसा जी का लड़का रंगून में बैरिस्ट्री करता है। उसके लिए किसी प्रकार की चिंता नहीं। उनके बगीचे सरला संभालती रही, बस इतनी ही उनकी इच्छा थी। यहाँ तक उनका विश्वास था कि यह बगीचा ही उसके हृदय एवं मानस को घेरे रहेगा। उसको विवाह करने की गर्ज ही नहीं रहेगी। उसके उपरांत वे चले गए। सरला रह गई अनाथ। कर्ज में महाजनों के हाथ बगीचा चला गया। उस दिन मेरा दिल बैठ गया था। क्या देखा नहीं था तुमने उस समय? प्यार की वस्तु ही है वह। उसे प्यार नहीं करूँगा। तुम्हें वे दिन भूले नहीं होंगे जब सरला का श्याम वन मुखड़ा हंसी खुशी से भरा रहता था। ऐसा लगता था विहंगों की उड़ान थी उसके चलने फिरने में। आज वह चल रही है छाती पर भारी बोझ लिए हुए, फिर भी टूट फूट कर नष्ट नहीं हो रही। एक दिन के लिए भी उसने दीर्घ श्वास नहीं छोड़ी। मेरे आगे बेचारी अपने को इतनी छुट्टी भी नहीं देती। आदित्य की बात को दबाते हुए नीरजा ने कहा, बस बस रहने दो। बहुत सुन चुकी उसकी बातें। अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। असाधारण है वह, इसलिए ही मैं आपसे कहती हूँ, उसे बारासत के कन्या महाविद्यालय की मुख्य अध्यापिका बना दो। विद्यालय वाले भी कई बार कह चुके हैं। बारासात का कन्या विद्यालय ही क्यों, अंडमान भी तो है। नहीं, परिहास की बात नहीं। सरला को आप बगीचे का चाहे जो भी काम सौंपना चाहो सौंप सकते हो, पर उस ऑर्किड का घर और उसका काम उसे कदापि नहीं सौंप सकते। क्यों? क्या हो गया? बस कह जो दिया। सरला ऑर्किड के विषय में शून्य है, पर मुझे विश्वास है कि वह मुझसे अधिक उसके विषय में जानती है। मौसा जी का ऑर्किड से विशेष लगाव था। वे अपने खास परिजनों को भेजकर जावा से, चीन से ऑर्किड मंगाया करते थे। उनकी व्यथा को समझने वाले तब थे ही नहीं। इस बात को नीरजा जानती है और इसलिए वह उसके लिए असहाय है। अच्छा, ठीक है, वह मुझसे भी अधिक समझती है और आपसे भी। समझने दो। तथापि मैं आपसे कहती हूँ कि ऑर्किड घर केवल हम दोनों का है। वहां पर सरला का कोई हक नहीं है। ऐसे ही दिल करता है तो अपना सारा बगीचा उसे दे दो। इच्छा हो तो थोड़ा सा मेरे लिए छोड़ देना, पर वह थोड़ा सा मेरा ही होगा। इतने दिनों की संगति के कारण कम से कम इतना दावा तो मैं कर ही सकती हूँ। भाग्यहीनता के कारण आज मुझे शैया का मुख देखना पड़ा है। इसका अर्थ। बात पूरी करने से पूर्व ही नीरजा तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। आदित्य अचंभित रह गया। इतने दिनों से मानो वह स्वप्न में चल रहा था। ठोकर लगने से उसकी निंद्रा टूटी। यह क्या बात? समझ गया कि यह रोना आज का नहीं, बहुत दिनों का है। व्यथा का बवंडर नीरजा के भीतर ही भीतर बढ़ता जा रहा है और आदित्य को कभी एक क्षण के लिए भी उसका आभास नहीं मिला। कितना मूर्ख है वह। सोच रहा था कि सरला बगीचे की रक्षा करती है, इससे नीरजा प्रसन्न है। विशेषकर मौसम के हिसाब से विशेष पुष्पों की क्यारी सजाने में वह अपनी सानी नहीं रखती। आज सहसा स्मरण हो आया। एक दिन किसी अवसर पर जब उसने सरला की प्रशंसा करते हुए कहा था, कामिनी की बेल को सुंदरता के साथ मैं तो कदापि नहीं लगा सकता था, तब नीरजा ने हास्य कर कहा था, अजी बाबू साहब, उचित पावने से किसी को अधिक दे दिया जाए तो अंत में उसकी ही क्षति होती है। आदित्य को आज वही स्मरण हो आया। पेड़ पौधों के विषय में सरला की तनिक से भी गलती पकड़ पाती तो वह उसे बार बार बजाकर कोलाहल किए बिना नहीं रह पाती थी। स्पष्ट रूप से यह है कि आंग्ल भाषा की पुस्तकों में से ढूंढ कर
नीरजा कम जाने हुए पुष्पों के नाम याद कर लेती और भले मानस की तरह उनके विषय में सरला से पूछा करती। और जब वह गलती करती तो नीरजा की हंसी पहाड़ी झरने के समान फूट पड़ती। कहती, बड़ी भारी पंडितानी ठहरी, कौन नहीं जानता कि उसका राम कैसिया जाविनी का है, इतना तो हरिया माली भी बता देगा। आदित्य बैठा कुछ देर तक सोचता रहा। उसके उपरांत नीरजा का कमजोर हाथ अपनी मुट्ठी में लेकर बोला, रो मत नीरू, बताओ क्या कहना चाहती हो। जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। तुम्हारी इच्छा है कि सरला को बगीचे के काम से अलग रखा जाए तो वैसा ही होगा। नीरजा ने झटके के साथ हाथ को खींचकर कहा, मेरी कुछ भी इच्छा नहीं है। बगीचा आपका है, जिसे चाहे रख सकते हैं, मुझे उससे क्या प्रयोजन। यह क्या कह रही हो नीरू, बगीचा केवल मेरा है, तुम्हारा नहीं। हम दोनों में कब विभाजन हुआ, कब से बगीचा मेरे अधिकार में आ गया। जब से सारे विश्व का सब कुछ आपका हो गया और मेरा रह गया केवल घर का यह कोना। अपने मर्माहत हृदय को लेकर मैं अपनी उस आश्चर्यमयी सरला के समक्ष खड़ी हूँ तो किस भरोसे पर। मेरे अंत में वह शक्ति अब है कहाँ जो उसकी सेवा में लगा सके। नीरू, इससे पूर्व तुमने ही कितनी बार सरला को आमंत्रित किया है, उससे बगीचे के विषय में सदैव परामर्श लेती रही हो। क्या स्मरण नहीं तुम्हें? कई वर्ष पूर्व तुम दोनों ने विगौत के संग नारंगी की कलम लगाकर मुझे आश्चर्य में डाल दिया था। तब तो उसे इतना गर्व नहीं था। विधाता ने आज जो मेरी ही और अंधेरा कर दिया है, इसी से तो आज उसको अचानक इतना सुनाई दे रहा है कि वह इतना जानती है, ऐसी है वैसी है, ऑर्किड पहचानने में उसके समान कोई और नहीं है। उन दिनों ये सब बातें किसी के मुख से सुनने को नहीं मिली। फिर आज मेरे बुरे दिन में क्यों तुलना के लिए आए हो? आज मैं उससे कदापि नहीं जीत सकूंगी। कैसे बराबरी कर सकती हूँ उसकी? आप ही बताओ। नीरू, आज तुमसे जो कुछ सुन रहा हूँ, इसकी मुझे कदापि स्वप्न में भी आशा नहीं थी। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आज और कोई बोल रहा हो। ये बातें मेरी नीरू की कदापि नहीं हो सकती। नहीं, मैं आपकी वही नीरू हूँ, वही नीरू। उसकी बातें आप इतने दिनों में भी नहीं समझ पाए। यही मेरे लिए क्या कम सजा है? विवाह के उपरांत जिस दिन मैंने जाना था कि आपका बगीचा आपके लिए प्राणों से भी प्रिय है, उसी दिन से मैंने इस बगीचे में और अपने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा। अन्यथा आपके बगीचे के साथ मेरा बड़ा भारी संघर्ष आरंभ हो जाता, जिसे मैं सहन करने में असमर्थ रहती। मैं उसे अपनी सोच से कम नहीं समझती। आप तो जानते ही हैं मेरी दिन रात की साधना क्या है। जानते हैं तब मैंने किस प्रकार उसे अपने में मिला लिया है। बगीचे के साथ घुल मिलकर मैं एक हो गई हूँ। जानता क्यों नहीं नीरू, ले देकर मेरा सब कुछ तुम ही तो हो। जाने दो इन बातों को। आज मैं जान पाई हूँ कि इस बगीचे में सुगमता से कोई और प्रवेश कर गई है। आपको उससे तनिक भी दुख नहीं पहुँचा। मेरे शरीर को फाड़कर उसमें और किसी प्राणी के प्राण भरने की बात क्या आप कभी विचार सकते थे? मेरा यह बगीचा क्या मेरी देह नहीं है? आपके स्थान पर यदि मैं होती तो क्या ऐसा कर सकती थी? तुम क्या करती नीरू? वह भी बताना होगा क्या करती। बगीचा कदाचित नष्ट भ्रष्ट हो जाता, व्यवसाय का दिवाला पिट जाता। एक के स्थान पर मैं 10-10 माली रखती, पर अन्य किसी नारी को उसमें कदापि प्रवेश नहीं करने देती। विशेषकर ऐसी गर्विता को जो कि अपने मन में यह समझती है कि बगीचे का काम मुझसे अधिक और कोई नहीं जानता। उसके गर्व को पालते हुए क्या मेरा अपमान कराते रहोगे दिन रात? जबकि मेरी सांसें निकलने वाली हैं, जबकि मैं अपनी शक्ति को प्रमाणित करने में अपने को असमर्थ समझती हूँ। यह सब कैसे हो गया, क्या यह भी बताना होगा? क्यों नहीं,
उससे मुझसे अधिक प्यार करते हैं आप। अब तक रहस्य मुझसे छिपाया हुआ था। कुछ देर तक आदित्य अपने केशों में हाथ डालकर बैठा रहा। उसके उपरांत विहल कंठ से बोल उठा, नीरू, 10 वर्ष से तुमने मुझे जाना है, दुख में, सुख में, अनेक अवस्थाओं में, हर समय में, हर काम में। उसके उपरांत भी तुम यदि ऐसा कहती हो तो उसके प्रतिवाद के लिए मेरे पास शब्द नहीं। अच्छा, चलता हूँ। समीप रहने से तुम्हारी तबीयत और अधिक गिर जाएगी। जापानी घर में रहूंगा। अब मेरी आवश्यकता समझो तो बुलवा लेना। पोखर के उस पार वाले बांध पर जामुन के वृक्ष की ओट में गगन में चंद्र उठ रहा है। जल पर फैल रही है घनी काली छाया। उसके तीर पर वासंती तरु की नई कोपलें किसी नींद से उठे शिशु की आंखों के समान लाल दिखाई दे रही हैं, कच्चे स्वर्ण जैसे। उसके पीछे पुष्प खिल रहे हैं। उनकी सुगंध उन वातावरण में ऐसी समा गई है मानो जैसे उसका कोहरा सा छा गया हो। जुगनुओं का झुंड झिलमिला रहा है। जारुल की शाखाओं पर पक्के घर के चबूतरे पर बैठी हुई है सरला। समीर का नामो निशान नहीं, पलवों में कंपन नहीं है। जल ऐसा जैसी काली छाया के चौखटे में बंधा हुआ पॉलिशदार ज्योत्सना का दर्पण हो। पीछे से किसी ने प्रश्न किया, आ सकता हूँ? सरला ने संदिग्ध कंठ से उत्तर दिए, आइए। रमेंद्र घाट की सीढ़ियों पर आकर बैठ गया, उसके बिल्कुल ही पैरों के समीप। सरला चंचल होकर बोल उठी, कहाँ बैठी हो रमेंद्र? ऊपर बैठो। रमेंद्र बोला, जानती हो, देवियों का वर्णन आरंभ होता है उनके पद्म पल्लवों से। पार्श्व में स्थान रहा तो फिर बैठूंगा। अभी तनिक अपना हाथ तो बढ़ाओ। विलायती ढंग से थोड़ी अभ्यर्थना शुरू करो। फिर सरला के सुकुमार हाथों को लेकर चूमता हुआ बोली, सम्राज्ञी के समान अभिवादन स्वीकार करो। उसके उपरांत खड़े होकर थोड़ी सी जेब में से अबीर निकालकर उसके मुख पर मल दी। यह क्या? जानती नहीं, आज फागुन की पूर्णिमा है, होली का पर्व। तुम लोगों के वृक्ष पर, शाखा शाखा पर रंग की बहार है आज। वसंत में इंसान के शरीर पर तो रंग नहीं खिलता, उसके मन में। उस रंग को बाहर प्रदर्शित करना चाहिए, नहीं तो मेरा वन लक्ष्मी वन में निर्वासिता ही रह जाओगी। तुम्हारे साथ बातों की क्रीड़ा कर सकूं, इतना कौशल तो मुझ में है नहीं। बातों की आवश्यकता ही क्या है? पुरुष विहग ही विहग गाता है। स्त्री विहग उसे चुपचाप सुन भी ले तो उसका वही उत्तर समझे। अब बैठने दो पार्श्व में। रमेंद्र पास आकर बैठ गया। बहुत देर तक दोनों शांत रहे। अनायास सरला शांति को भंग करती हुई पूछ बैठी, रमेंदा, जेल कैसे जाया जाता है? तनिक उसका परामर्श तो दो। जेल जाने के मार्ग तो अनगिनत हैं और आजकल तो जेल जाना इतना सुगम हो गया है कि जेल किस प्रकार नहीं जाना चाहिए इसका मार्ग बताना कठिन हो गया है। आज के युग में गोरों की मुरलीधर में टिकने ही कहाँ देती है। नहीं, मैं परिहास नहीं कर रही। बहुत विचारने के उपरांत इसी निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि मेरी मुक्ति वही है। एक बात तो मेरी भी सुन लो, स्पष्ट रूप से कहो अपने मन की बात। कहती हूँ सब बातें स्वयं समझ लेते यदि आदित्य भाई साहब का चेहरा देख पाते। आभास तो कुछ कुछ पा चुका हूँ सरला। आज संध्या के बरामदे में मैं अकेली बैठी हुई थी। अमेरिका से पुष्पों का सचित्र कैटलॉग आया है, उसके पृष्ठ उलट पलट कर देख रही थी। नित्य संध्या को 4:30 बजे के लगभग चाय पीकर आदित्य भाई साहब मुझे बुला लिया करते थे बगीचे के काम के लिए। आज उन्हें अनमने घूमते हुए पाया। इधर से उधर माली काम कर रही हैं, उनकी ओर मुड़कर देखते भी नहीं। एक बार ऐसा लगा कि कदाचित वे बरामदे की ओर आ रहे हैं मेरे समीप, पर तत्काल ही दुविधा में पीछे लौट गई। ऐसे बलिष्ठ पुरुष शीघ्रता से चलना, चुस्ती से काम करना, सब और सजग दृष्टि रखना, स्वाभिमान में सख्त होते हुए भी मुखड़े पर हास्य की रेखा का प्रफुल्लित होना,
पर आज उस पुरुष में वह चाल नहीं। बाहर क्या हो रहा है, तनिक भी सोच विचार नहीं। कहाँ घिरे हुए हैं, कुछ पता नहीं। कुछ देर के उपरांत मध्यम गति से आए मेरे पास, और कोई दिन होता तो रिस्ट वॉच देखकर कहते समय हो गया है, और मैं भी तत्काल ही उठकर चल देती। पर आज यह कुछ भी नहीं कहा। धीरे से कुर्सी खींचकर बैठ गए। बोले, कैटलॉग देख रही हो? मेरे हाथ से कैटलॉग लेकर देखने लगे। कुछ देखा हो ऐसा तो नहीं समझ पाई। अन्यास ही उनकी दृष्टि मेरे मुख की ओर उठ गई। ऐसा लगा मानो कोई प्रण कर रहे हों। दूर ही क्षण कैटलॉग पर दृष्टि फेंकते हुए बोले, देख रही हो सरला, कितना बड़ा नेस्टिशियस है। उनके कंठ में गहरी थकावट थी। उसके उपरांत बहुत देर तक शांत रहे, पृष्ठ ही पलटते रहे। फिर एक बार सहसा मेरे चेहरे की ओर देखा और चट से कैटलॉग बंद करके मेरी गोद में फेंक दिया और उठकर चल दिए। मैंने पूछा, बगीचे में जा रहे हैं क्या? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं बहन, तनिक बाहर जाना है, कुछ आवश्यक काम से। इसके बाद ऐसे भागे जैसे कोई बंधन तोड़कर भागता है। ये क्या कहने आए थे? तुम्हारा क्या अनुमान है सरला? कहने आए थे, एक बगीचा तो तुम्हारा पहले ही नष्ट हो चुका है, अब आदेश हुआ है कि दूसरे को भी नष्ट कर दो। यदि ऐसे ही आदेश हुआ सरला, तो मेरी जेल यात्रा की स्वाधीनता तो जाती ही रहेगी। सरला हास्य की रेखा पर मलिनता का आवरण डालती हुई बोली, तुम्हारे उस मार्ग का कौन बंधक बन सकता है? उसे तो आली जहां स्वयं खुला रखेंगे। तुम शाखा से गिरकर पड़ी रहोगी मार्ग में, और मैं जंजीर झनकारता हुआ शान के साथ जाऊंगा जेल। ऐसा कभी हो सकेगा? आज से मुझे भी इसी अवस्था में भला मानुष बन जाना होगा। बनकर क्या करोगे तुम? तुम्हारे अशुभ ग्रह के साथ मैं संघर्ष की घोषणा कर दूंगा। जन्म पत्री में से उसे मारकर भगा दूंगा। उसके उपरांत लंबा अवकाश मिल जाएगा, काले पानी के उस पार तक। तुमसे मैं कुछ भी गोपनीय नहीं रख सकती रमेंदा। एक बात मेरे समक्ष बिल्कुल ही स्पष्ट होती जा रही है कुछ दिनों से। आज उसे कह रही हूँ, कुछ बुरा ना मानना। ना कहोगी तो अवश्य मानूंगा। बाल्यावस्था से आदित्य भाई साहब के साथ एक स्थान पर रहकर इतनी बड़ी हुई हूँ। भाई बहन के समान नहीं, भाई भाई की तरह। दोनों ने एक साथ खड़े होकर धरा को खोदा है, पौधे लगाए हैं। ताई जी और माँ ने 2-3 दिन के आगे पीछे प्रयाण किया है, वह भी टाइफाइड की सवारी पर। तब मैं थी केवल 6 वर्ष की। उसके 2 वर्ष उपरांत ही पिताजी का देहांत हो गया। उनके जीवन की सबसे प्रिय वस्तु थी उपवन। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि मैं ही उसे सदैव जीवन दान दे सकूंगी। उसी के आधार पर उन्होंने मुझे गढ़ा था। वे किसी के प्रति अविश्वास नहीं रखते थे। जिन मित्रों को उन्होंने ऋण दिया था, वे उसे चुकता करके उपवन को बचा लेंगे, इसमें उन्हें लेश मात्र भी शक नहीं था। ऋण चुकता किया केवल आदित्य भाई साहब ने, और किसी ने नहीं। इस गाथा को कदाचित तुम भी जानते होगे, किंतु फिर भी सब बातें आरंभ से कहने का मन करता है। तुम्हारा कथन आज मुझे अनोखा सा लग रहा है सरला। उसके पश्चात तुम जानती ही हो कि सब कुछ डूब गया। भाग्य नौका किस प्रकार जब तीर पर आ पहुंची तो देखा कि विधाता ने फिर से मेरा हाथ आदित्य भाई साहब के हाथों को पकड़ा दिया। पहले के समान ही मैं उनसे मिलकर एक हो गई हूँ, भाई भाई के समान, 2 बंधुओं के समान। तब से आदित्य भाई साहब के आश्रय में ही सांसें ले रही हूँ, और जैसे नग्न सत्य यह है, वैसे यह भी है कि मैं उन्हें भी अपने आश्रय में रख रही हूँ। नाप तौल में मेरी ओर से किसी प्रकार की कमी नहीं हुई, यह मैं जोर देकर कह सकती हूँ। अतः मेरे लिए किसी प्रकार के संकोच की आवश्यकता नहीं रही। इससे पूर्व जब हम एक साथ रहते थे, तब हमारी जो अवस्था थी उसके लिए फिर आ मिले हैं। संबंध वही पहला है। इस प्रकार सारा जीवन कट सकता था, किंतु अब आगे क्या होगा? बात को समाप्त कर लेना ही हितकारी है सरला।
अन्यास मुझे धकेलकर क्यों कहा गया कि मेरी अवस्था हो गई है? जिन दिनों की आड़ में हम दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, उन दिनों का आवरण आज कुछ ही पलों में हट गया। तुम तो स्वयं ही सब कुछ जानते हो। मेरी कोई भी अवस्था तुमसे गोपनीय नहीं। पहले तो अपने ऊपर भाभी का क्रोध देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ समझ ही नहीं सकी उनके उग्र भावों को। कारण अब तक अपने को नहीं पहचान सकी थी। आज भाभी के विराग की अग्नि में अपने आप को पहचान सकी हूँ। ऐसा लगा है जैसे मैं चोर हूँ, दोषी हूँ। मेरी बात तुम्हारी समझ में आती है? तुम्हारी बाल्यावस्था का डूबा हुआ स्नेह धक्का खाकर ऊपर तैरने लगा है आज। अब क्या करूं? तुम ही बताओ रमेंदा। कहते कहते सरला ने रमेंद के हाथ पकड़ लिए। रमेंद शांत रहा। सरला कहने लगी, जब तक यहाँ हूँ तब तक मेरा अपराध बढ़ता ही जाएगा। अपराध? हाँ, अपराध। किसके प्रति? भाभी के प्रति। देखो सरला, मैं इन पोथी पात्रों की बातों पर कतई भी विश्वास नहीं करता। अधिकार के हिसाब का विचार तुम किस सत्य के आधार पर करोगी? तुम दोनों का मिलन कितना पुरातन है। तब कहाँ थी तुम्हारी भाभी? यह क्या कह रहे हो? अपनी इच्छा की दुहाई देकर आज कैसी ऊल जलूल बातें करने लगे हो? आदित्य भाई साहब का भी तो ख्याल करना चाहिए तुम्हें। चाहिए तो सब कुछ, पर तुम क्यों नहीं समझती हो कि जिस व्यथा में तुम भूली जा रही हो वह व्यथा उन्हें नहीं लगी क्या? रमेंद हो क्या? पीछे से आवाज सुनाई दी। हाँ भाई साहब। रमेंद उठ खड़ा हुआ। तुम्हारी भाभी ने याद किया है तुम्हें। अभी अभी आया आई थी बुलाने। रमेंद चला गया। सरला भी जाने के लिए उठी। आदित्य ने उसे उठते देखकर कहा, तनिक बैठो सरला। आदित्य का उतरा चेहरा देखकर सरला का अंतकरण चीख उठा। निरंतर काम में लीन रहने वाला यह मानव अब तक मानो भंवर में चक्कर काट रहा था, तूफान में पड़ी पतवार टूटी नौका की भांति। आदित्य ने कहा, हम दोनों ने इस घर में जीवन आरंभ किया था एक साथ। इतना स्वाभाविक संग था कि इसमें कभी किसी कारण से कोई भेद हो सकता है, इस बात पर विचारना तो दूर रहा, कल्पना करना भी असंभव था। क्यों सरला, ठीक है ना? आदित्य भाई साहब, अंकुर में जो एक होता है वे बढ़ जाने के पश्चात अलग हो जाते हैं। इस सत्य को तो मानना ही पड़ेगा। यह अंतर तो बाहर का है, केवल नेत्रों से देखने का। अंतकरण में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। आज तुम्हें बहुत दूर करने का धक्का आया है। मुझे यह इतनी गहरी व्यथा पहुंचाएगा, इस बात को मैं कदापि कल्पना भी नहीं कर सकता था। सरला, क्या तुम नहीं समझती? अनायास यह कैसी व्यथा पहुंची है हम दोनों को। जानती हूँ भाई साहब, आपके कहने से पूर्व ही जानती हूँ। सहन कर सकोगी है सब कुछ? सहन ही होगा। मैं सोचता हूँ, क्या सहन शक्ति पुरुषों से अधिक स्त्रियों में होती है? आप पुरुष हैं, वेदना में जूझना आप लोगों का खिलवाड़ है। सदैव से पुरुष जाति इस धर्म का पालन करती आ रही है, किंतु हम महिलाएं तो युग युग से वेदना को सहन करती आई हैं और कदापि सहती ही रहेंगी। अश्रु और धैर्य, इसके अतिरिक्त हमारी पूंजी और है ही क्या? मुझसे कोई पृथक कर देगा ऐसा मैं कदापि नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। यह अन्याय है, निष्ठुर अन्याय। यह कहता हुआ वह गगन के किसी अदृश्य शत्रु से लड़ने के लिए उद्यत हो गया। सरला उसका हाथ अपने हाथ में लेकर धीरे धीरे उसे मसलने लगी और ऐसी बातें करती गई मानो वे सही कर रही हो। न्याय अन्याय की बात नहीं आदित्य भाई साहब। नाते का जब आवरण फट जाता है तब उससे अनेक को व्यथा पहुंचा करती है। खींचतानी का साम्राज्य चारों ओर आरंभ हो जाता है। दोषी ठहराऊं तो किसे? आज की कहानी इतनी ही। आगे कहानी के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। आगे की कहानी जानने के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।